तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री के अभी तक के जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा पहला 278। तो इसके पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए प्लेलिस्ट में, इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन हैं। तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग विश्वविद्यालय कब नियुक्त हुए थे? तो 1917 ईस्वी में नियुक्त हुए थे सैडलर विश्वविद्यालय का आयोग। और जो इसके अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो इसके अध्यक्ष एम.ई. सैडलर थे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन में दिया है कि सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था और 1917 ईस्वी में यह आयोग नियुक्त हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो डॉक्टर एम.ई. सैडलर थे, जो विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे और इसके अध्यक्ष यही नियुक्त किए गए थे। इनका विचार था कि इस आयोग का कि यदि विश्वविद्यालय में शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा सुधार आवश्यक है। इसलिए इन्होंने 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी की निंदा की और यह भी बताया कि कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना प्रस्तुत की थी। तो सेल्फ गवर्नमेंट की योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो होम रूल आंदोलन ने प्रस्तुत किया था। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है देखिएगा कि होम रूल आंदोलन के दोनों नेता कौन कौन थे? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। तो इन्होंने स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो स्थानीय प्रांतीय केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन और प्रशासन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन्होंने किया। जैसे कि अंग्रेजों द्वारा डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में की थी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। तो 1900 होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में हुई थी। तो तिलक जी ने किया था पुणे में और एनी बेसेंट ने मद्रास में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1940 में पटना महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? तो 1940 ईस्वी में पटना महाविद्यालय की स्थापना की गई थी सिस्टर ऑफ द एपोस्टिक कार्मिल के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टर ऑफ द एपोस्टिक कार्मिल। पटना कॉलेज की जो बिहार में महिलाएं थी, इनकी शैक्षिक अवस्थाओं को पूरा करने के लिए एक उच्च शिक्षण का पहला संस्थान खोला गया। बिशप बीजे सुविलियन एस.जे. जो पटना के संस्थापक थे और मदर एम जोसेफिन एस.टी. अपोस्टिक कार्मिल के सुपीरियर जनरल थे। तो इन्होंने इसका नाम पटना वीमेंस कॉलेज रखा था और इसे बिहार की महिलाओं ने एक उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। यह कॉलेज 1870 ईस्वी में स्थापित एक शैक्षिक निकाय सिस्टर ऑफ द एपोस्टलिक कार्मिल के द्वारा संचालित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींचने के लिए स्थापित की गई दो आयोगों का नेतृत्व किया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिरिल रेडक्लिफ ने खींचा था। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच की रेखा क्या कहते हैं? तो रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, इन्हीं के नाम पर रखा गया रेडक्लिफ लाइन। और मैकमोहन रेखा किसको कहते हैं? तो भारत और चीन के जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसको कहते हैं। देखिएगा, जून 1947 ईस्वी में सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में दो सीमा आयोग बंगाल और पंजाब का गठन हुआ। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो किसने शुरुआत की थी महलवाड़ी की? तो हाल्ट मैकेजी ने की थी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो भूमि सुधार के लिए 3 प्रकार के आंदोलन सुधार अधिनियम लाए गए थे। तो पहला था अंग्रेजों ने शुरू किया था अस्थाई बंदोबस्त। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त कर्नावाल के अध्यक्षता में हुआ था। और जो महलवाड़ी बंदोबस्त है तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो हल्ट मैकेजी ने। और रैयतवाड़ी की स्थापना तो टॉमस मुनरो ने किया था। बम्बई जो प्रेसिडेंसी था उसके उत्तर पश्चिम प्रांतों में इस क्षेत्र का अधिकांश भाग था जो अब इस समय यूपी में है। और अंग्रेज अधिकारी जो हाल्ट मैकेजी था उसने 1822 ईस्वी में महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। और अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? तो
1893 ईस्वी में कार्नवालिस के द्वारा शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह पावनार से महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। जो महाराष्ट्र में पावनार है वहाँ से। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1940 ईस्वी में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो कौन थे? तो पहला विनोबा भावे थे व्यक्तिगत सत्याग्रही में, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरा ब्रह्मदत्त थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पावनार महाराष्ट्र में। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई थी। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त। आगे देखिएगा कि 1918 ईस्वी में मॉन्टेस्क्यू सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुरानी उदारवादी अवशेष सफरू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू 1917 के संबंध में विचारों को लेकर कांग्रेस के अंदर जो उदारवादी और उग्रवादी मतभेद स्पष्ट हो गए थे। परिणाम स्वरूप नवंबर 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरल फेडरेशन जो राष्ट्रीय उदारवादी संघ नामक नए दल की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन किस कार्य के लिए भारत आया था? तो इसमें ऑप्शन ए है कि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सत्ता हस्तांतरण के जब भारत को आज़ाद करना था तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया गया था और उन्होंने एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भारत आए थे कैबिनेट मिशन। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। सिर्फ जिन्ना के बेरूप काम करने के लिए नहीं आए थे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे और जो अन्य 2 सदस्य थे स्टेफन क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर थे, जो भारत में सत्ता के हस्तांतरण के एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भारत भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कर्जन था। इसी ने विभाजन किया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन स्थायी रूप से लागू हुआ था। एक्सप्लेनेशन में दिया है कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था और इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने के लिए और कहा गया था कि हम लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, सूती वस्तु का प्रयोग करेंगे। जो विदेशी जितने भी वस्तु उन सब में होली आग लगा दी गई, होलिका दहन मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया तो उस दिन शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। 20 जुलाई को इसका निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन होगा, लेकिन लागू कब हुआ? तो 16 अक्टूबर को हुआ। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि आप लोग राखी दिवस मनाइए, तो उस दिन मनाया गया इनके सुझाव पर। और राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की एकता प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने मनाया था राखी दिवस। और टैगोर के शांति निकेतन के तौर पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया और स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से 4 प्रस्ताव पारित किया था। स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन के लिए आंदोलन चलाए कई ठो। और 1920 में जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। उन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। तो नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे।
अगला क्वेश्चन है कि नोअखली काल में गांधी जी के सचिव कौन थे। तो गांधी जी के सचिव कौन थे, तो प्यारेलाल थे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नोअखली काल में प्यारेलाल गांधी जी के सचिव थे। उनकी बहन का क्या नाम था, तो सुशीला नैयर था, वो जो गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो दांडी मार्च कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक शुरुआत हुई थी। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। कब शुरू हुआ था, तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। और गांधी जी ने कितने सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ा था, तो 78 सहयोगियों के साथ छोड़ा था और 241 मील लगभग चले थे। 24 दिन तक चले थे। 24 मील एक दिन में चले थे, 10 दिन तक लगभग चले थे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 ईस्वी में हुआ था, किसानों के लिए तीन कटिया पद्धति के लिए। तो गांधी जी ने उन सबको तीन कटिया पद्धति से मुक्ति दिलाई थी और उसके आधार पर उन्होंने अपनी ज़मीन के 3/20 भाग यानी कि 20 कट्ठा से में से 3 कट्ठा पे आप लोग को नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे ही 3 कटिया पद्धति कहा जाता था। और जो अंग्रेज थे उन्होंने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति करने के लिए लगान एवं गैर कानूनी करों की दर से मनमाने ढंग से बढ़ा दिया कि यानी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर को तोड़ते हैं, जो आपने साइन किया है कि आप खेती नहीं करेंगे, तो आपको इतने ज़्यादा कर देना पड़ेगा। इस किसानों के उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे और इनकी शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई थी और इन्होंने हाई स्कूल राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर में श्यामल कोर्ट कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया था। इसके बाद से इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी की। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो चंपारण था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, तो रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा कितनी बार रिपीटेड हुआ है, चंपारण सत्याग्रह या रामचंद्र शुक्ल, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चंपारण शुक्ल ने यूरोपीय नील बागानों के मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। रामचंद्र शुक्ल ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान गांधी जी से भेंट कर उनके किसानों के शोषण की कहानी सुनाई और चंपारण आने का नियंत्रित किया। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आने के लिए आमंत्रण किसने दिया था गांधी जी को, तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंपारण में इंडिको के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का किसने ध्यान आकर्षित किया, तो राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी द्वारा पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार से प्रारंभ किया गया था, तो चंपारण। बिहार के कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना सत्याग्रह किया था, तो चंपारण में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंपारण नील जो हुआ था आंदोलन, उसके नेता कौन थे, तो गांधी जी थे। इसका भी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रसिद्ध नाटक जो नील दर्पण था, इसमें इंडिको की खेती के लिए किसानों का दमन चित्रण किया गया था। इसकी रचना किसने की थी, तो दीनबंधु मित्र ने की थी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, तो 1859 से 60 ईस्वी के बीच में हुआ था। और सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। और संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 से 56 के बीच में हुआ था। पावना विद्रोह तो 1873 से 76 ईस्वी में। जो नील विद्रोह था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहाँ किसान एकजुट हुए थे। तो जो नील विद्रोह हुआ था उसको नेतृत्व किसने किया था, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। जो संताल विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो सिद्धू कान्हू ने किया था।
आगे देखिएगा कि नील के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। वे बंगाल के काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे और उन्हें यूरोपीय नील बागान खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। जो इनकार कर दिया था उनसे बहुत ज़्यादा कर वसूल करते थे अंग्रेज सब। और सितंबर 1859 ईस्वी में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दीनाजपुर में फैल गया था। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नदिया जिला से हुई थी। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए और बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग न्यायकारों में अपने लेखों द्वारा बताने लगे कि जो किसान है उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। तो जो हिंदू इसमें पट्रियार्ट थे, इसके संपादक कौन थे? तो हरीशचंद्र मुखर्जी थे। इन्होंने नील बागान के बारे में बहुत सारा चीज़ इसमें लिखा था। अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था।